नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल। पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल का समय देखा जाए तो 319 AD से 540 AD तक है। गुप्त काल का समय 319 AD से 540 AD तक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर घटोत्कच बैठा था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 AD से 365 AD तक था और को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना था। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? 335 से 380 AD तक समुद्रगुप्त का शासन था। इसका अन्य नाम क्या था? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था और इसे धरणीबंध और व्याध पराक्रम, पर भागवत की उपाधि, परम भागवत तथा परम क्रमांक या लिच्छवी दहुद के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो कुमारी देवी या कहीं कभी लिच्छवी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। अन्य नाम इनका भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने 21 राजाओं को हराया था। 21 राजाओं को हराया था, जिनमें से 9 + 12 9 उत्तर भारत के थे और 12 दक्षिण भारत के थे। तो समुद्रगुप्त ने 21 राजाओं को हराया था, जिनमें से 9 उत्तर भारत के राजा थे और 12 दक्षिण भारत के राजा थे। इसका उल्लेख मतलब इस राजाओं का उल्लेख जिनको हराया था, इसका उल्लेख प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसे लिखा किसने है? हरिसेन ने लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त ने 9 + 12 राजाओं यानी कि 21 राजाओं को हराया है। इसका उल्लेख प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसे हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? कि संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला। संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला किसके लिए लिखे हैं? समुद्रगुप्त के लिए लिखे हैं। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे और इन्हें कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो हरिसेन ने दी थी। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त की नीतियां। समुद्रगुप्त की 2 नीतियां आपको याद रखनी है। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसमें क्या था? इस नीति के तहत दक्षिण राज्यों को जीतकर उन्हीं को सौंप देना था और यह चाणक्य नीति थी। इसमें क्या होता था कि जैसे आपने दक्षिण के राज्य भी जितने थे, उनको अगर जीत लेते थे तो फिर उनको क्या करते थे? उन्हीं को सौंप देते थे। दूसरा क्या था? प्रसव बोधरण नीति। इसमें क्या था? राज्यों को बलपूर्वक जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया जाता था। तो प्रसव बोधरण नीति में क्या करते थे? बलपूर्वक किसी राज्य को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। अब आइए चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 380 एडी से 414 एडी तक। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त के, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन? रामगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो रामगुप्त बहुत ही कमजोर थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी इनकी पत्नी का नाम था। तो इनकी पत्नी बहुत कमजोर थी, जिस पर और काफी सुंदर भी थी, जिस पर शकरुद्र द्वितीय की नजर थी। शकरुद्र द्वितीय एक राजा थे, वे इनसे इनकी पत्नी मांगे। किनसे? रामगुप्त से। तो रामगुप्त काफी कमजोर राजा थे, उस समय यही पहले शासक पे बैठे थे, तो ये बहुत कमजोर थे। उसने कहा तुम भैया लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे, तुम ले जाओ अपनी पत्नी को। सोचो पहले, कोई राजा अगर अपनी पत्नी किसी को दे दे तो उससे कमजोर कोई राजा हो ही नहीं सकता। तो शकरुद्र द्वितीय ने इनकी पत्नी को मांगा था। तब फिर इसका विरोध किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका विरोध कर सबसे पहले अपने भाई रामगुप्त को ही खत्म किया। फिर उसके बाद शकरुद्र द्वितीय को हराकर इनकी पत्नी रामगुप्त की पत्नी से विवाह किया था। किनसे? ध्रुव देवी से। तो यहां से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखनी है। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा दिया था, तब उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। ध्यान रखिएगा, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और यह एक चीनी यात्री था। कब आया था? 319 ईस्वी से 424 ईस्वी तक। महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए फाहयान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसकी एक बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, फा क्यों की। फाहयान महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसकी बुक फा क्यों की थी। और भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चलाए गए थे। भारत में के इतिहास में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत या विक्रमादित्य या सकारी की उपाधि दी थी। और इनके कवियों में दरबारी कवि थे, जिसमें 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? महाकवि कालिदास थे, जिनकी रचना क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है, जो कि नाटक है। मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूत है। और दूसरे कौन है? वराह मिहिर। वराह मिहिर एक गणितज्ञ थे। इनकी एक बुक है समास संहिता और पंचसिद्धिका और बृहद संहिता। और तीसरे कौन थे? शंकु थे। शंकु क्या थे? एक वास्तुकार थे। और चौथा क्या है? धन्वंतरी। धन्वंतरी एक चिकित्सक हुआ करते थे। और 5वां है घटकरपर। घटकरपर क्या थे? सलाहकार थे। वर रुचि थे, जो वरों को चुनते थे। वेताल भट्ट थे। अमर सिंह थे। और कौन से थे? छपड़क थे। छपड़क क्या थे? एक ज्योतिष थे। तो 9 रत्न कौन कौन से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? महाकवि कालिदास थे, वराह मिहिर थे, शंकु थे, धन्वंतरी थे, घटकरपर थे, वर रुचि थे, वेताल भट्ट थे, अमर सिंह और छपड़क थे। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने। इसके बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त ने सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 तक था। प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। 7वें कौन से थे? स्कंदगुप्त थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। जो अभी वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है, यही पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी। हुडों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला।
परंतु स्कंदगुप्त ने उसका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। हुडों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था और जिसे स्कंदगुप्त ने विरोध करके उनको खदेड़ दिया था। ये था हमारी थ्योरी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको थ्योरी बेहद पसंद आई होगी। कम पॉइंट में अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे गए थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आइए परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, गुप्त शासकों ने निम्न में से किस धर्म को पुनर्जीवित किया था? उत्तर भागवत। गुप्त शासकों ने निम्न में से किस धर्म को पुनर्जीवित किया था? भागवत को जीवित किया था। दूसरा प्रश्न, भागवत इसके बारे में, गुप्त जो शासक थे वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ पक्षी था और यह भागवत धर्म को पुनर्जीवित किए थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में इसका सेनापति कौन था? तो उत्तर हरिसेन था। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में उसका सेनापति हरिसेन था जो कि क्या था? इसका दरबारी कवि भी था। और हरिसेन की रचना है एक प्रयाग प्रशक्ति। प्रयाग प्रशक्ति का वर्णन किसमें मिलता है? चंपू काव्य शैली में मिलता है और यह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तीसरा प्रश्न हमारा, शूद्रक एवं विशाखादत्त किस काल में हुए थे? शूद्रक एवं विशाखादत्त किस काल में हुए थे? ये हुए थे गुप्त काल में। विशाखादत्त की पुस्तक का क्या नाम है? मुद्रा रक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दो बुक याद रखनी है विशाखादत्त की, मुद्रा रक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक की बुक मृच्छकटिकम जो कि गुप्त काल की एक मात्र दुखांत नाटक की पुस्तक थी। कौन सी? मृच्छकटिकम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। पांचवा प्रश्न, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? उत्तर सुश्रुत थे। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के रूप में जाने जाते थे? सुश्रुत थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। सातवां प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो अभी लास्ट में हमने पॉइंट पढ़ा था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? उत्तर विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन होते हैं? उत्तर प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं। धन्वंतरी कौन होते हैं? प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। गुप्त काल में प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? उत्तर विक्रमादित्य के। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? उत्तर समुद्रगुप्त थे। परम भागवत धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यह क्या था? चीनी यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। और
याद रखना है, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आया होगा। आइए एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाए। दोस्तों, रिवीजन पार्ट आपको जरूर देखना है, कम से कम 2 से 3 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना था। समुद्रगुप्त गद्दी पर 335 से 380 एडी तक बैठा था। इसका अन्य नाम था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। धारणीबंध, व्याघ्र पराक्रम, परम भागवत की उपाधि, परम भागवत, परम क्रमांक। इनकी माता कुमार देवी थी और समुद्रगुप्त ने 21 राजाओं को हराया था। 9 उत्तर भारत और 12 दक्षिण भारत थे। इसका उल्लेख प्रयोग प्रसक्ति अभिलेख में मिलता है और इसे हरिसेन ने लिखा था। क्या लिखा था? संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला। किससे? समुद्रगुप्त को कहा। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। इसमें दक्षिण राज्य को जीतकर उन्हीं को सौंप देना था और यह चाणक्य नीति थी। दूसरा, प्रसव बोधरण, राज्यों को बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में मिला लेना, यह दूसरी नीति थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था और शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। फाहयान महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसकी बुक थी एक फा क्योंकि भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन से? महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, शंकु, धन्वंतरी, घटकरपर, वररुचि, वेताल भट्ट, अमर सिंह, छपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त ने सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त ने प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला था, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया था। गुप्त शासकों निम्न में से किस धर्म को पुनर्जीवित किए थे? भागवत को। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में इसका सेनापति कौन था? हरिसेन था। शूद्रक एवं विशाखादत्त किस काल में हुए थे? गुप्त काल में। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत थे। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? विक्रमादित्य के।
परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी? गुप्त काल में हुई थी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता? स्वर्ण युग था। कौन सा काल था? गुप्त काल था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो दोस्तों यह था हमारा गुप्त काल, जिसमें हमने चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।